चलिए दोस्तों, आपको मैं नोट के साथ ऐसे मटेरियल के साथ आपको मैं सारे इसमें कवर कराऊंगा। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट चैप्टर आपको क्या है, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872। उसमें आता है आपको नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। पहले मिनट में आपको बता रहा था जो आपको मैं चार्ट बनवाए थे दोस्त, ये जो हो रहा चार्ट देख सकते हैं आप, सेम सेम होगा, आपको चार्ट भी दिख रहा होगा। और उसी के साथ में मैं आपको पूरे इंट्रोडक्शन भी बताए थे कि कैसे क्या होता है। आप देख सकते हैं इसमें सेक्शन मैं आपको पहले बता दें कि 75 जो आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में पढ़ना पड़ेगा। सेक्शन 1 से लेके सेक्शन 75 आपको ये देख रहा होगा, सेक्शन 1 से लेके 75। तो मैं आपको ये पहले इसलिए बता दिया था कि आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा और कितना पढ़ना पड़ेगा, इसलिए आसान थोड़ा हो रहा है। तो नीचे चलते हैं, ये आपको इंट्रोडक्शन हो गया। व्हाट इज़ ए कॉन्ट्रैक्ट। पहले बात तो अगर आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872 अगर पढ़ रहे हैं तो कॉन्ट्रैक्ट आता है। इंडियन तो आपको पता ही होगा क्या है, एक क्या हो गया कानून, और कॉन्ट्रैक्ट ये एक्ट बन रखा है। तो व्हाट इज़ कॉन्ट्रैक्ट आपको मैं बता दिया था सेक्शन 2 क्लॉज एस में। और अगर आप ये सारे आप पढ़ना चाहते हो तो मेरे साथ ये ऐसे की बुक लेकर और बैठना, क्योंकि एक एक डाउट इसमें क्लियर होगा। लिखा है द टर्म कॉन्ट्रैक्ट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लॉजेस ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872 एज एन एग्रीमेंट इनफोर्सिबल बाय लॉ। उसका दो एसेंशियल एलिमेंट है, कौन कौन सा है, एन एग्रीमेंट और इनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ है। तो मैं आपको एक एक करके, मैं इसे पहले सेकेंड लेक्चर में आपको मैं बता दिया था एग्रीमेंट भी क्या होता है। तो देख सकते हैं आप, द टर्म एग्रीमेंट गिवन इन सेक्शन 2 क्लॉज ई ऑफ द एक्ट डिफाइन एज। सेक्शन 2 क्लॉज ई में डिफाइन इसको किया जाता है, एवरी प्रोमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। एक दूसरे के प्रोमिस जो होता है और वो कंसिडरेशन एक आपस में, उसको क्या बोलते हैं हम, एग्रीमेंट बोलते हैं। और क्या बोला, टू हैव एनी साइड टू डिफिनेशन ऑफ एग्रीमेंट वी नीड टू अंडरस्टैंड। अब प्रोमिस क्या होता है ये भी आपको बताना जरूरी है, बिल्कुल। और प्रोमिस देखिए, प्रोमिस का सेक्शन कितने हैं, सेक्शन 2 क्लॉज बी आपको दिख रहा होगा। अब इसको डिफाइन किया, इसको डिफिनेशन क्या है, व्हेन द पर्सन टू होम द प्रपोजल इज मेड सिग्निफाइज एंड देयर टू द प्रपोजल इज साइड टू बी एक्सेप्टेड, प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम अ प्रोमिस। क्या बोला है कि अब कोई भी पर्सन अगर वो सिग्निफाई उसको सेंट के जान रहा है और वो उसका एक्सेप्ट करता है, उसको क्या बोलते हैं, प्रोमिस बोलते हैं। और इसका पॉइंट देखिए क्या है, द फॉलोइंग पॉइंट इमर्ज फ्रॉम द डिफिनेशन। अगर आप पेपर में अगर मान लो डिफिनेशन आपको पूछ रहा है, तो जो आपको ये दे रखा है ना, द फॉलोइंग पॉइंट इमर्ज, आप ऐसे पॉइंट में अगर आप लिखोगे ना तो खास करके एग्जामिनर जो को पीछे करता है, आपको पॉइंट से वो बहुत मार्क देते हैं, क्योंकि आपको फ्रेश भी रहता है और पूरे डाउट उसमें एग्जामिनर को भी नहीं आएगा हाँ इसमें ये गलत है। कितने से लिखा देखो, ये द पर्सन टू द प्रपोजल इज मेड, 2 नंबर सिग्निफाइज एस एंड देयर टू द प्रपोजल इज मेड टू हिम। सेम है बट ये थोड़ा पॉइंट में लिख रखा है। नीचे देख लो आप, एग्रीमेंट क्या क्या मिलके बोलते हैं, ऑफर, एक पार्टी ऑफर दूसरे पार्टी क्या होता है, एक्सेप्ट करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एग्रीमेंट में। आपको पहले ऊपर ही बता दें कि वो पर्सन जो एक दूसरे के कंसेंट क्या होता है जानते हैं, तो उससे क्या बोलते हैं हम, और एक्सेप्ट करने के बाद क्या बोलते हैं हम, उस एग्रीमेंट हो जाते हैं। और देख लो दोस्तों, कॉन्ट्रैक्ट डिफिनेशन में एग्रीमेंट क्या होता है, एग्रीमेंट में प्रोमिस क्या होता है वो भी आपको पता हो गया। और इनफोर्सिबल एन एग्रीमेंट टू बिकम मोस्ट टू लीगल विच मीन्स ड्यूली इन्फोर्सेबल। वो एग्रीमेंट जो कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए क्या होता है, लीगली इन्फोर्सेबल होना चाहिए, मीन्स लीगल होना चाहिए। तो मान लो आपको एक नीचे एग्जांपल दिया है, देखो क्या दिया है, एग्री विथ बी टू सेल कार फॉर 2 लाख टू बी। एग्री हुआ बी के साथ में 2 लाख कार लिए, तो हेयर एज अंडर एप्लीकेशन, इस एक क्या एप्लीकेशन है, उसको कार देगा। और बी के राइट क्या है, वो पैसे पेमेंट करेगा अब 2 लाख।
एंड ऑल्सो बी इज अंडर ऑब्लिगेशन टू पे 2 लाख ए एन ए रेजिडेंट। तो देख लो आप इसमें क्या समझ रहे हो कि एक पार्टी ने ऑफर दिया, दूसरे पार्टी ने एक्सेप्ट किया, तो एक पार्टी के कार देने का मतलब ऑब्लिगेशन, दूसरे पार्टी क्या है पैसे देगा। ये क्यों क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हुआ। दूसरे नंबर में एग्जाम्पल नंबर 2, फादर प्रोमिसेज ही इज सोन टू पे हिम पॉकेट अलाउ ₹500 एवरी मंथ। ठीक, फादर ने प्रोमिस किया अपने सोन से कि हम पॉकेट मनी देंगे ₹500 एवरी मंथ, बट ही रिफ्यूज टू पे लेटर। उसने उनके फादर ने क्या करता है, पे करने से रिफ्यूज कर देता है। तो सोन कैन नॉट रिकवर द सेम इन कोर्ट ऑफ लॉ एज सोशल। तो आप बताइए इसमें सोन रिकवर नहीं कर पाएगा, क्यों? आपने तो बताया था, आपसे बोलोगे दोस्त आपने तो बताया था कि एक पार्टी ऑफर दे दूसरे पैसे, बट इसमें क्या है दोस्तों, जो ये फादर और सन के केस है वो लीगल नहीं होता है, क्या होता है, सोशल होता है। तो सोशल और डोमेस्टिक केस है, ये दोनों केसेस लीगली इन्फोर्सेबल नहीं होता, इसलिए इसको हम कोर्ट में ऐसे ऐसे मतलब केसेस नहीं इग्नोर कर देते हैं। दिस इज नॉट क्रिएट विद इंटेंट टू क्रिएट लीगल रिलेशंस एंड इट इज नॉट ए कॉन्ट्रैक्ट। ये लीगल रिलेशनशिप में इसलिए क्या है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। तो आपको मैं 2 केस स्टडी बहुत अच्छे से समझा दिया, देख सकते हैं। सोलो कॉन्ट्रैक्ट, हाँ वही बात है। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या है, एन ऑब्लिगेशन टू मेंटेन वाइफ एंड चिल्ड्रन ऑर्डर ऑफ कोर्ट स्टेट। बस अब आपको डिफरेंस जानना बहुत ज़रूरी है, डिफरेंस जानना आपको बहुत ज़रूरी है एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में। पहली बात मैं आपको, अगर डिफरेंस कभी भी आए तो ऐसे अगर फॉर्मेट बना के आप डिफाइन कर रहे हैं तो आपको बहुत अच्छे से मार्क मिलेंगे। तो पहले बार में तो मीनिंग आपको मैं दोनों का डिफिनेशन आपको मैं बता दिया था। अब देख सकते हैं नीचे शॉर्टकट में लिख रहा है ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस एग्रीमेंट प्लस लीगल इम्प्लिसिटी। 2 में स्कोप निकाल, इट इज़ बेटर टर्म देन, क्या होता है एग्रीमेंट में लीगल एंड सोशल एग्रीमेंट दोनों होता है। और इसमें क्या है, कॉन्ट्रैक्ट इज नियर सेंस विथ स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट ओनली लीगली इन्फोर्सेबल होता है। एग्रीमेंट होने के लिए तो सोशल भी और लीगल भी, बट कॉन्ट्रैक्ट के लिए ओनली लीगल। ये इट मे नॉट क्रिएट लीगल, आपको पता ही एग्रीमेंट जरूरी नहीं कि लीगल एप्लीकेशन से एग्रीमेंट अगर और लीगल एप्लीकेशन कॉन्ट्रैक्ट में नेसेसरी है, बिना लीगल एप्लीकेशन के कॉन्ट्रैक्ट नहीं होंगे। और नेचर क्या है, सारे सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, बट सारे कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एग्रीमेंट होता है। एसेंशियल ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट और एज गिवन बाय सेक्शन 10 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन 10 में क्या दे रखा है, सेक्शन 10 में क्या नहीं है वो देखना चाहिए। तो पहले देखते हैं, एग्रीमेंट है, फ्री कंसेंट है, कॉम्पिटेंसी ऑफ द पार्टीज है, लॉफुल कंसिडरेशन है, लीगल ऑब्जेक्ट है, नॉट एक्सप्लिसिटली टू बी वेड एज पर सेक्शन 24 to 30 and 56। आपको ये दे रखा है, ये थोड़ा मैचिंग वाले हैं। नोट गिवन सेक्शन बाई 10 क्या कहते, टू पार्टीज इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, फुलफिलमेंट ऑफ लीगल फॉर्मेलिटी, सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। तो आप ये जो इसेंशियल वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हैं, आप ये दोनों जो आप देख रहे हैं, नॉट गिवन बाई सेक्शन 10 और गिवन बाई सेक्शन 10, एक एक करके सारे मैं इसमें कवर कर देता हूँ। तो सेक्शन 10 क्या डिफाइन करता है, ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट, सारे एग्रीमेंट क्या है, कॉन्ट्रैक्ट है। इफ दे आर मेड विथ फ्री कंसेप्ट ऑफ द पार्टीज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट फॉर लॉफुल कंसिडरेशन। जब मैं बोल रहा हूँ ना तो आप वहाँ एक एक ऐसे बुक में लाइन लाइन से देखना मैं क्या बोल रहा हूँ और कहाँ वो लाइन है। तो क्या मैं फॉर लॉफुल कंसिडरेशन एज लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड आर नॉट एक्सपेक्टेड टू void। क्या बोलते हैं सेक्शन 10, ऑल एग्रीमेंट्स और सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट है ये। तो आपको क्या फ्री कंसेंट होना ज़रूरी है, कॉम्पिटेंट टू पार्टी, लॉफुल कंसिडरेशन होना, लॉफुल ऑब्जेक्ट डिक्लेयर टू बी void। तो अब नीचे में आपको इधर पहले दे रखा है आपको नॉट गिवन बाई सेक्शन 10। पहले आता है क्या पॉइंट, टू पार्टीज, क्या बोल रहा है, टू पार्टीज।
आपको एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से आपको मैं समझा सकता हूँ और आपको भी समझने में बहुत आसान होगा। डायरेक्ट एग्जाम्पल नंबर 4 में उसके बाद में मैं वो ऊपर के लाइन आपको समझा दूंगा। तो क्या लिख रखा है दोस्तों, टू कंस्टिट्यूट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल देयर मस्ट बी टू पार्टीज सेलर एंड बायर। दो पार्टी, एक सेलर होता है एक बायर होता है, दो ही पार्टी होता है सेल। द सेलर एंड द बायर मस्ट बी टू डिफरेंट पर्सन बिकॉज अ पर्सन कैन नॉट बाय हिज ओन गुड। बिल्कुल सेलर और बायर दो पर्सन होते हैं। और एक केस है इसमें केसेस के नाम क्या है, स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस रामालाल एस एंड कंपनी। क्या हुआ था, वेन ऑन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप द सेट ऑफ द फॉरवर्ड डिवाइड अमंग द पार्टनर। क्या दोनों पार्टनर्स का एक दिन क्या हुआ, फॉर्म डिजोल्व हो गया। तो ये जो एसेट था ये फॉर्म के दोनों डिवाइड कर रहा था आपस में। वही उसी टाइम में सेल टैक्स ऑफिसर वहाँ पर पहुँचे और बता रहा है कि ये टैक्स दो। तो उसने क्या बोला, कोर्ट में हो गया, बोला कोर्ट ने इट वाज नॉट अ सेल्स द पार्टनर्स बिंग ज्वाइंट ऑन दो। आपको नीचे देख रहा होगा रिजल्ट है, तो पार्टनर्स बिंग ज्वाइंट ऑन ऑफ दो जैसे कैनॉट बी बोथ बार, क्योंकि मैं बाहर सेल नहीं हूँ, आपस में पार्टनरशिप हूँ, पार्टनरशिप कर रहा, तो मैं टैक्स क्यों दूँ। तो ही बात हुआ कि क्या बोला था लास्ट में, रिजल्ट क्या है, इट वाज नॉट अ सेल, ये सेल नहीं है। ये द पार्टनरशिप ज्वाइंट और दो शेयर्स कैन नॉट बी बोथ बायर एंड सेलर, क्योंकि मैं दोनों एक ही पर्सन हूँ, बायर और सेलर नहीं हूँ। तो वही आपको ऊपर बोला था टू पार्टीज में। देखो दोस्तों, one cannot contract with himself, a contract involves at least two party, one party making the offer and the other party accepting it. Contract may be made by natural person by the other with legal existing company or it is। इसलिए बोला जब आप केस स्टडी समझ जाओगे तो ऊपर के लाइन खुद ही समझ जाओगे। दूसरे आते हैं, पार्टी मस्ट इंटेंड टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन, देयर मस्ट बी एनी टेंशन ऑफ द। इसको भी मैं एग्जांपल 5 देख लो आप। आपको कितने, ये 5th में केस स्टडी आपको मैं समझा रहा हूँ। क्या 5th एग्जाम्पल नंबर 5 देखिए आप, हस्बैंड एग्री टू पे टू हिज वाइफ सर्टेन अमाउंट एज मेंटेनेंस एवरी मंथ वाइल ही वाज अब्रॉड। हस्बैंड ने एग्री किया अपने वाइफ को कुछ अमाउंट हर मंथ पे करने के लिए। एक दिन क्या हुआ, हस्बैंड फेल टू पे द प्रोमिस अमाउंट, जो प्रोमिस किया था उसने उसका उनके हस्बैंड ने क्या कर दिया, अमाउंट देने से मना कर दिया। वाइफ सी हिम रिकवर ऑफ द अमाउंट। तो क्या उसके पत्नी अपने पति से क्या रिकवर कर सकता है। क्या हुआ, कोर्ट में गया केस, क्या हुआ था, रिजल्ट क्या है, वाइफ को नॉट रिकवर एज इट वाज अ सोशल में। आपको मैं पहले बताया अगर जब तक लीगल नहीं वो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। तो इसमें ये वाइफ को नॉट रिकवर एज इट वाज अ सोशल एग्रीमेंट एंड द पार्टी डिड नॉट इंटेंड टू क्रिएट एनी रिलेशन। इसके बीच कोई लीगल रिलेशन नहीं था, इसलिए रिकवर नहीं कर सकते हैं, ये सोशल एग्रीमेंट हुआ। और आपको बाल्फर केस, एक केस हुआ था उसका नाम क्या है, बाल्फर वर्स बाल्फर। ये आपको अगर ये केस स्टडी आए एग्जाम में बहुत बार पूछ रखा है, तो आपको ये लिखने पर और ज़्यादा बेटर हो जाता है, बट याद नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, मत लिखना। एग्जाम्पल नंबर 6 देखिए दोस्तों। अगर इस वीडियो में अगर ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा फिर अगले लेक्चर 4th में ख़त्म हो पाएगा। फिर लिखा पर प्रोमिस टू पे ₹5 लाख टू इज सोन इफ द सोन पासिस द एग्जाम ऑन पासिंग द एग्जाम। क्या बोल रहा है कि लेखपाल ने प्रोमिस किया अपने सोन से कि अगर आप सी एग्ज़ाम पास कर दोगे तो मैं आपको 5 लाख रुपये दूंगा। क्या होता है, ऑन द पासिंग द एग्जाम द सोन क्लेम द मनी। तो पास हो गया, क्या सोन लेखपाल से क्या आप मनी रिकवर कर सकता है। क्या हुआ, द रिजल्ट देख लिया आप, द सोन कुड नॉट रिकवर इट वाज। ये भी क्या है, सोशल एग्रीमेंट। ये अपने फादर और सोन के केस है, तो आप खुद ही समझ सकते हैं।
7 नंबर एग्जाम्पल देखिए, अ सोल्ड गुड्स टू बी ऑन ए कंडीशन दैट यू मस्ट पे फॉर द अमाउंट ऑफ द गुड्स विद इन 30 days. Here A intended to create leverage with B, hence the same is contract unfilled by B for making payment due to A can sue in the court of law. क्या हुआ, ए ने बी से क्या सामान बेचा और क्या बोला, ई मस्ट पे फॉर अमाउंट विद इन 30 दिन पे कर दूंगा 30 दिन में। तो क्या हुआ, ये लीगल रिलेशनशिप था, तो क्या होगा, ये कॉन्ट्रैक्ट है तो क्या सीव कर सकता है, बिल्कुल सीव कर सकता है। अब हुआ क्या, अदर फॉर्मेलिटी टू बी कंप्लाइड विद इन सर्टेन केस। ये आपको लैंग्वेज से बोल रहा है कि अदर फॉर्मेलिटी मतलब कुछ ऐसे फॉर्मेलिटी जो नहीं हो रखा है उसको मेरे को पूरा करना है। जैसे एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल लिखा नीचे थे, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस इज नॉट वैलिड इसे रीजन कॉन्ट्रैक्ट फर्दर इन केस ऑफ सर्टेन कॉन्ट्रैक्ट रजिस्टर। देखिए इसने क्या बोला है कि कुछ ऐसे जो मिसिंग हो चुका है उसको आप पूरा कीजिए और फिर क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट बनता है। जैसे अदर पॉइंट टू कंपेयर द सर्टेन केस, जो ओरल है उसको रिटेन कर दो, ऐसे है ये अदर पॉइंट है। सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग, फोर्थ नंबर सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग। सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग क्या होता है, एग्जाम्पल देखिए आप, एग्जाम्पल नंबर 8, ए एग्री टू सेल बी 100 टन्स ऑफ व्हील। ए एग्री होगा टू सेल बी 100 टन्स, इतने व्हील सेल करने के लिए देयर इज नथिंग सर्टेन टू ऑर्डर टू व्हाट कैन डू, बट उसने ये डिफाइन नहीं किया कि कौन सा ब्रांड के या कौन सा टाइप के तेल आपको मैं भेजूँ, ये इसने डिसाइड नहीं किया। तो ये होता है छोटे छोटे गलतियाँ। सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग उसने कुछ बोला ही नहीं, जैसे एग्जाम्पल अब उसने बोला ही नहीं कि ये सरसों का तेल चाहिए, ये फॉर्चून चाहिए, कुछ भी इसने डिफाइन नहीं किया है। 5th नंबर एग्जाम्पल नंबर 9 भी आपको मैं बता रहा हूँ, एक्स वाई जेड लिमिटेड एग्री टू लीज द लैंड टू मिस्टर ए इनडिफिनिट ईयर द कंट्री इज नॉट वैलिड। ये भी कोई वैलिड नहीं है। इनडिफिनिट ईयर, कोई ईयर तो डिफाइन जरूरी होता है, ये भी आपको मेंशन नहीं किया गया। पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, वो ऐसे का होगा कि जो आपको पॉसिबल ही नहीं है कि ये हो ही जाएगा। जैसे आपको एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूँ पॉसिबिलिटी परफॉर्मेंस ऑफ एग्रीमेंट के। एग्जांपल नंबर 10, ए एग्री विथ बी टू डिस्कवर टीचर बाय मैजिक। क्या बोला है कि मैं आपको मैजिक दिखाऊंगा, एग्रीमेंट कैन नॉट बी। अब आपको बोलेगा कि देखिए मैं ये पेपर से मैं मुर्गी बना दूंगा, फॉर एग्जांपल ये पानी में देखो मैं कैसे आग लगा, ये एग्रीमेंट कैन नॉट बी इन्फोर्स, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू परफॉर्म। आपको भी पता है कि अगर ये नहीं होने वाले फिर भी आप कॉन्ट्रैक्ट मत करो, उससे कॉन्ट्रैक्ट मत करो। तो आपको हो गया, आपको मैं बता रही एज गिवन एज नॉट गिवन, सॉरी एज नॉट गिवन सेक्शन। अब आया जो सेक्शन 10 से गिवन एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में आपको इतना मैं पढ़ा दिया। जो 10 से डिफाइन है वो मैं आपको बताऊंगा। काफ़ी नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी लंबा ही चैप्टर है। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस और एन एग्रीमेंट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 10 आपको मैं पहले बता दिया था। पहली बार क्या ऑफर एंड एक्सेप्टेंस ऑफ, ये सिंपल सा बात है। एन एग्रीमेंट इज द फर्स्ट एसेंशियल वैलिड कॉन्ट्रैक्ट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 को जी में ही बताया था आपको एग्रीमेंट क्या डिफाइन करता है। उसके बाद में प्रोमिस आप नीचे देख सकते हैं सेक्शन 2 में भी डिफाइन कर। मेन इम्पोर्टेंट बात है क्या, फ्री कंसेंट, जो सेकेंड नंबर में आप देख रखे होंगे फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट होता क्या है, ये से आपको लैंग्वेज से पता चल रहा है कंसेंट क्या होता है फ्री, बट देखते हैं टू और मोर पर्सन आर साइड टू कंसेंट दे एग्री अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। दो और दो से ज़्यादा पर्सन, दोनों का कंसेंट क्या होता है, सेम थिंग इन द सेम सेंस। जैसे आप कभी कल दुकान में जाते हो
आपको भी कंसेंट अभी ताकि हम ये चीज़ लेंगे। और दूसरे पर्सन की वही होता है, जैसे दिस कैन ऑल्सो बी अंडरस्टैंड बाय। और ये भी जरूरी है, फ्री कंसेंट कब होता है? फ्री कंसेंट में अगर आपको नीचे आपको दिख रहा होगा, कंसेंट वुड बी कंसिडर एज फ्री, इट इज नॉट कॉज बाय कोर्सन नहीं होना चाहिए, इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, फ्रॉड, मिस्टेक। ये जो आपको नीचे फ्री कंसेंट का जो 5 चीज़ नहीं होना चाहिए फ्री होने के लिए, वो एक एक बड़ा डिटेल में आपको मैं कंसिडरेशन बाद दिए एक चैप्टर में अदर एसेंशियल में आते हैं, उसमें मैं आपको पढ़ाऊँगा। ये 5 चीज़ें उसमें बड़े बड़े डिटेल में है। एग्जाम्पल नंबर 11 देखिए, ए होम 2 cars is selling red car to be with him is purchasing the black car. There is no consequence at advance, no contract. बिल्कुल that to determine the consequence as long as the contract should be clear driver. Thus, if A say B, will you buy my red car for 30,000? उसने क्या, यदि मेरा आप रेड कार 30,000 में खरीदोगे एंड बी से यस to the seller will consequent and item the money is taken the same then both parties, उसका भी consent with। एग्जाम्पल नंबर 12 देखिए, a threatened to shoot B if he does not lend him 2,000 and B agreed। क्या हुआ? धमकी, थ्रेट वन क्या होता है? धमकी देकर बोला है कि अगर आप ये 2,000 मिलने नहीं दोगे तो मैं आपको क्या शूट करके धमकी दे से, तो उसने एग्री। बट टेक द एग्रीमेंट इज इंटर इन अंडर कोर्स एंड इज नॉट वैलिड, ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। अगर आप उसका कंसेंट फ्री नहीं है, आप धमकी से ले रहे हैं, कोर्सन से ले रहे हैं, तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। सॉरी द स्टूडेंट्स में द टर्म्स क्वेश्चन आपको नीचे देख रहे हैं 5 में पढ़ाऊँ। कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज, पहले ये देखिए आप, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट मीन्स ये क्या आपको सेक्शन 11 में डिफाइन करता है। तो आप देख सकते हैं विज एवरी पर्सन इस, यहाँ देख सकते हैं सेक्शन 11 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट स्पेसिफाइड एवरी पर्सन कम्युनिटी कॉन्ट्रैक्ट हु इज द एज ऑफ मेजोरिटी अकॉर्डिंग टू लॉ व्हिच इज सब्जेक्ट एंड इज साउंड में नॉट अदरवाइज डिस्क्राइब फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट व्हिच इज सब्जेक्ट। ये भी आपको वहाँ पर सेक्शन 11 थोड़ा डिटेल में ही है। सेक्शन 11 में माइनर्स के केस में क्या होता है, दैट कैपेसिटी पार्टी क्या होता है, विद द एज ऑफ मेजर साउंड माइंड होना चाहिए, और ये नॉट डिस्क्राइब पर्सन चाहिए। तो आपको ये एक एक उसमें आपको मैं बताऊंगा, यहाँ पे भी थोड़ा डिटेल में कर रखा है। फिर वहाँ पर जो आपको परफॉर्मेंस ऑफ कंट्रैक्ट जो चैप्टर है, सॉरी शायद अदर एसेंशियल एलिमेंट्स में भी है, तो वहाँ पर अदर एसेंशियल एलिमेंट्स में है, वहाँ पर ये पूरा डिटेल में रहेगा। वहाँ पर मैं जैसे ये तो बस आपको नेचर कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या मतलब इंट्रोडक्शन जैसा हो गया। 2 केस स्टडी जो मैं 5 वर्ष हो गए, गुजरात वर्ष रामलाल को एसएन कंपनी वाला, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन है ये। आपको जब कॉन्ट्रैक्ट के डिफिनेशन में एग्रीमेंट के सेक्शन 2 क्लोज के जब डिफाइन मैंने किया तो वहाँ पर एवरी प्रोमिस एंड एवरी प्रोमिस फॉलोइंग द कंसिडरेशन आया था। तो यहाँ पर देखिए कंसिडरेशन किसको बोलता है, इसका भी एक बड़ा सा ही टॉपिक है। इसके बाद ही जब नेचुरल कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होगा तो इसके बाद ये आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। तो आप देख सकते हैं इट इज़ रेफर द वैल्यू कंसिडरेशन सेंस ऑफ लॉ में। इसे आप शॉर्टकट में कोई डो प्रो क्यों बोलते हैं, वहाँ पर वन द डिज़ायर ऑफ द प्रोमिसर और द प्रोमिस ऑफ एनी, पर ऐसे करके आप मैं वहाँ पर बताऊँगा जैसे। तो एग्जाम्पल होते रहे देख सकते हैं, ए टू सेल इज बिग टू बी फॉर सो बी प्रोमिस टू पे। हाँ तो आपको एग्री यस बुक सेल करने के लिए बी ने प्रोमिस किया, हाँ देंगे। एक दूसरे का क्या होता है, वो मैं बुक दे रहा हूँ पैसे देगा, मैं पैसे दे वो बुक देगा, तो एक दूसरे क्या होता है कंसिडरेशन होता है, लॉफुल कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट देख सकते हैं। दोस्तों मैं इसमें आपको यहीं पर इसको जो गिवन सेक्शन अगर
इसको यहीं पर रख सकता हूँ। अगले में आपको क्लासिफिकेशन में सारे कवर हो जाए, वहाँ पर कम्युनिकेशन, रिवोकेशन और कंप्लीट लेक्चर 4 में कंप्लीट हो जाएगा आपको। अभी देखते कहाँ तक चलेंगे। लॉफुल कंसिडरेशन ऑब्जेक्ट है यहाँ पर। ये सेक्शन 23 डिफाइन करता है लॉफुल कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट। कंसिडरेशन क्या होना चाहिए, लॉफुल, ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए। ये पहले ही आपको पता हो गया। 14 नंबर एग्जाम्पल से आप समझ जाओगे, देख लीजिए। A promise to draw prosecution institute against B for robbery and B promised to restore the value of thing. The agreement is valid. क्या ये तो आप शब्द ही बोल रहा है। लॉफुल कंसिडरेशन, कंसिडरेशन लॉफुल ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, लॉफुल चाहिए। नीचे देखिए, नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी। बट जो एग्जाम पॉइंट्स आपको इम्पोर्टेंट और मैं आपको बता रहा हूँ बीच बीच में, ये भी आपको मैं समझा नहीं भी है, फिर भी मैं समझा रहा हूँ आपको, क्योंकि पढ़ाना तो जरूरी है सारे। नॉट एक्सप्रेस डिक्लेयर टू बी वॉइड, एग्रीमेंट इंटर इनटू, हाँ आपको क्या है, इलीगल नहीं होना चाहिए, आइदर इलीगल और वॉइड। ये तो ऑल इलीगल एग्रीमेंट इज स्पेशली इम्पेटिव प्रोहिबिटेबल, वॉइड एग्रीमेंट इज वन विद लीगली इफेक्ट। तो ये रहा दोस्तों टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का ये अगले वीडियो में आपको मैं टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का पढ़ाऊँगा। वहाँ पर ये देख लीजिए वैलिडिटी और इन्फॉर्सिबिलिटी में क्या क्या आता है, फॉर्मेशन होता है। 3 टाइप के कॉन्ट्रैक्ट होता है, ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी, इन्फॉर्सिबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस। तो मैं अगले वीडियो में आपको टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ाऊँगा। उसके बाद में ये सारे टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के ही है। तो उसके बाद में आएगा ऑफर आएगा। ऑफर के बाद में आप देख सकते हैं प्रपोजल एक्सेप्टेंस भी आएगा। उसके बाद में अगले वीडियो में आपको मैं चाहूँगा कि कवर करा दूँ उसमें, क्योंकि मैं थोड़ा स्लो ही चल रहा हूँ, क्योंकि आपको भी थोड़ा समझने और उनमें आसान हो, क्योंकि लॉ ऐसे ही चीज़ है कि मतलब थोड़ा शांत दिमाग में पढ़ना पड़ता है। तो गाइज मैं दोस्तों मैं यहीं तक रखता हूँ। अगले में क्योंकि ज़्यादा भी नहीं आपको मैं दिखा रहा हूँ। उसके बाद में क्लासिकल ऑफर हो गया, उसके बाद में एक्सेप्टेंस हो गया, उसके बाद में आपको कम्युनिकेशन ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, बस उसके बाद में ख़त्म हो जाएगा। देख सकते हो उसके बाद में ख़त्म हो जाएगा। तो फिर आपको अगले वीडियो में ख़त्म हो जाएगा, तो फिर आपको नेक्स्ट कंसिडरेशन में। तो ये वीडियो के लिए आपको इतने तक रखते हैं। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।